हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनेट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हैं आप सब? हेलो अंकिता जी, हेलो भरत, वैष्णवी, हेलो अंशुल, कोमल, आकांक्षा, गुलफाम। आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी बर्थडे मुस्कान, हैप्पी बर्थडे। आ जाइए, कैसे हैं आप सब? हेलो सुशांत मिश्रा, हेलो जोसेफ, हेलो 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 हेलो। फिल्टर बना दीजिए। कौन सा फिल्टर बेटा? ठीक है, ब्राउन रिंग। 1 मिनट में ब्राउन रिंग परीक्षण बता दीजिए। अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट अगर तेरे को पढ़ना ही है तो पढ़ ले तू कहीं से, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, उसमें गूगल पे सर्च कर सकता है, मिल जाएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन के लिए और नाइट्राइट आयन के लिए करवाया जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट डालते हैं अम्लीय माध्यम में, जिससे क्या बनता है? एक संकुल बनता है Fe2O5 NO पॉजिटिव का। ठीक है, वो होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि नाइट्रेट आयन के लिए और नाइट्राइट आयन के लिए करवाया जाता है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो राघवेंद्र सर। बोल क्लास में ही नोट्स बनवाया करें जैसे कि आप बनाते हो। आ जाओ जी, आ जाओ राघवेंद्र जी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिजिक्स की क्लास नहीं होगी कि नहीं होगी बेटा? हाँ जी, जरा ध्यान से देखो बेटा। कुछ अर्जेंसी आ जाने की वजह से आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज सारी क्लासेस 7 बजे तक है। ठीक है, एक मीटिंग है, उस मीटिंग की वजह से बेटा आज आपकी लास्ट वाली क्लास नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपकी कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है, देन उसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है आज। ठीक है, सिर्फ आज। ओके, तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सामान्य कार्बनिक रसायन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब सारी बातें एकदम बढ़िया समझ पा रहे होंगे, अच्छे सारी बातें क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके, और अपनी केमिस्ट्री क्लास भी 7 बजे तक होगी। ठीक है, क्योंकि मीटिंग है बेटा, मीटिंग में हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके, ऑफिस में। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। कल की छुट्टी है क्या? कल किस बात की छुट्टी है भाई? कल कोई छुट्टी नहीं है। हाँ जी, लेट तक नहीं पढ़ा पाऊंगा ना बेटा, मैं भी तो मीटिंग में जाऊंगा। हाँ जी, ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य कार्बनिक रसायन जीओसी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो एक बार मैं आपको बढ़िया से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर इनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में बता दिया था, आक्रमणकारी अभिकर्मकों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आज कुछ और जानेंगे, कुछ और नई चीजें करेंगे, सारी बातों को बढ़िया से क्लियर करेंगे और समझेंगे। ओके, फिर इन पे क्वेश्चन वगैरह फिर लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, और वैसे ही मैंने आज आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था। ओके, तो सबसे पहले तो बंध विखंडन, बंध का टूटना, समांश विषमांश, समांश में मुक्तमूलक बनता है, विषमांश में कार्बोनाइन, कार्बोनाइन बनता है। क्लियर? ओके, और अगली बात यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि उसके बाद हमने पढ़ा था अभिक्रिया मध्यवर्ती, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अभिक्रिया के अंदर आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होते हैं। ठीक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा होता है नाभिक स्नेही। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा होता है नाभिक स्नेही। हाँ या ना? ओके सर, एक बात बता दो, जैसे जो आप पढ़ाते हो उसे लर्न भी करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। क्या कैसे कैसे कैसा बच्चा है तो यार, सारा नशे में आते हो क्या तुम? अगर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, लर्न तो करना पड़ेगा ना। बिना उसके तेरे नंबर कैसे आएंगे नीट में? कैसा भोला बच्चा बेटा। ठीक है, दिवाली की 6 दिन की छुट्टी के बाद स्टूडेंट हर दिन छुट्टी करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। फिजिक्स की क्लास नहीं होगी बेटा? ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अरे भाई ठीक है, टेस्ट सिलेबस बेटा, रेशमा जी बार बार डेली के डेली ये काम करें मैं आपको आते हैं। सबसे पहले टेस्ट सिलेबस बताएं। ठीक है, टेस्ट सिलेबस आपको बता रखा है। समायोता आएगा, समायोता के बाद आईयूपीएससी आएगा, आईयूपीएससी और उपसंयोजक आएगा। 3 चैप्टर है। ठीक है बेटा, मैं भी बहुत बीमार हूँ। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले तो बच्चों आज आपने 12 बजे वाली क्लास देखी थी मेरी? आज आपने 12 बजे वाली मेरी क्लास देखी थी? आज आपने मेरी 12 बजे वाली क्लास देखी थी? हाँ या ना? सर आपने क्या शुरू किया था? हाँ जी, मैंने बोला था दिवाली के बाद बहुत सारी चीज़ बदलती है बेटा। हाँ जी, नहीं देखी थी, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। मैंने तो बोला था देखते। कैसे कैसे बच्चे हो, नहीं देखी? बहुत बढ़िया, मत देखो। हाँ जी, ओके, जिन्होंने देखी होगी बेटा उन्हें फायदा मिला होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके ओके ओके, हम खेत में था ना। ओके, नंबरिंग करो, खुद करो बेटा नंबरिंग। ओके, हाँ जी, आज मेरा बेच बंद हो गया था, फिर से चालू करवाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सारी बातों को देखते हैं, एकदम बढ़िया सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो यार हमने लास्ट क्लास में क्या बेटा, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बता दिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्नेही। आज मैंने 12 बजे जीओसी वाले चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ाया था, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब आज हम बात करेंगे बेटा नाभिक स्नेही के बारे में। नाभिक स्नेही के बारे में, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, शॉर्ट में इसको NU माइनस से दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही बोलो या नाभिक रागी बोलो, एक ही बात होती है। हाँ जी, अरे फिजिक्स क्लास नहीं है, बार-बार यहाँ पे मैसेज मत कर। पापा क्या नाम है इसका? बार-बार मैसेज स्पैमिंग करते जा रहे हो। तुम्हारी सारे के कमेंट बंद करने पड़ेंगे। अब करते रहो मैसेज, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हाँ जी, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होता है अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सर वे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी धनायन है जिनका अष्टक अपूर्ण है वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। और अगर कोई उदासीन यौगिक है परंतु उसका भी अष्टक अपूर्ण हो या उसके पास रिक्त कक्षक अवेलेबल हो, तो वो भी क्या करता है? नाभिक स्नेही, सॉरी, इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार करता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होते हैं? देखो, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जो नाभिक से स्नेह करते हो। नाभिक से स्नेह करने वाले, नाम से पता चल रहा है नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाले। अब नाभिक पर क्या होता है? धनावेश, मतलब धनावेश से स्नेह कौन करेगा? ऋणावेश, या जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें सभी ऋणावेशित आयन, सभी ऋणावेशित आयन एवं इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं। नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं, के समान व्यवहार करते हैं। जो भी ऋणावेश है वो सब, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे कि H माइनस, जैसे कि CH3 माइनस, जैसे कि CH3CH2 माइनस, कोई भी ऋणायन हो वो सब नाभिक स्नेही होते हैं। जैसे कि X माइनस, X का मतलब कोई भी हेलोजन, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब ऋणायन, या फिर OH माइनस, या फिर NH2 माइनस। ठीक है, यहाँ पर O CH3 माइनस कोई भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर Cn माइनस कोई भी ऋणावेश आ जाए, NO2 माइनस। ठीक है, ये सब नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि इन पे क्या है? ऋणावेश है। ठीक है, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अब इसके अलावा ये तो कौन से? ऋणायन वाले, सब पर ऋणायन, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा इनके अलावा लोन पेयर वाले, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो, लोन पेयर वाले। ठीक है, जैसे कि लोन पेयर में अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, पता है हमें? NH3।
नाइट्रोजन के बाइटम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 नाइट्रोजन के साथ बंध 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में चले जाएंगे, 2 बच जाएंगे, 2 का मतलब एक लोन पेयर, ठीक है। अगर यहाँ पर एमीन की बात करूँ RNH2, इसमें भी लोन पेयर होता है, ठीक है। 2 डिग्री एमीन की बात करूँ R2NH, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। 3 डिग्री एमीन की बात करूँ, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। तो ये सब नाभिक स्नेही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जल H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं 2, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ एल्कोहल में बात करूँ तो एल्कोहल में भी लोन पेयर होता है, या मैं बात करूँ यहाँ पर ईथर ROR, इसमें भी लोन पेयर है आदि। तो जिसमें लोन पेयर हो वो भी क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। जिसके पास ऋणावेश है, जिसके पास लोन पेयर है, या जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं। लिखते जाओ साथ के साथ, ठीक है, लिखते रहें साथ के साथ बढ़िया से, कोई भी फालतू इधर की बातें नहीं करेगा, ओके। डिस्टर्ब करते हो उससे, खुद भी डिस्टर्ब करते हो और खुद भी डिस्टर्ब होते हो, बाकियों को भी डिस्टर्ब करते हो, ओके। अगली कहानी, हाँ जी, पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, यह भी यौगिक, यह भी नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं। जैसे कि बेंजीन हो जाए, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक स्नेही है, क्लियर है। बेंजीन हो गया, एल्कीन हो गया, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, एल्काइन हो गया आदि, ये सब नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ठीक है। तो यहां पर नाभिक स्नेही के बारे में बात करें तो कोई भी ऋणावेशित आयन या कोई उदासीन जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण है, लोन पेयर है उसके पास, वो, और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सब नाभिक स्नेही होते हैं। अच्छा, किसी अणु में एक से ज्यादा नाभिक स्नेही केंद्र भी, इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र हो सकते हैं। देखो ध्यान से, नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक से स्नेह करने वाले, मतलब ये खुद कैसे होते हैं, अमीर होते हैं। यह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज। इन सब में ऋणावेश ऋणावेश ऋणावेश, इन सबके पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब अमीर लोग हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु इनमें, अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनमें, देखो ये H पर ऋणावेश, CH3 कार्बन पर ऋणावेश, इस पर ऋणावेश, इन हेलोजनों में सब पर ऋणावेश, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है। अगर मैं बात करूँ यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है। तो ये तो हो गया। एक होते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती नाभिक स्नेही जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु होते हैं, हाँ जी। इसके बाद आता है उभयदंती न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु होते हैं, जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र होते हैं, ऐसे लिख दूं मैं। जैसे कि कुछ लिगेंड, कुछ नाभिक स्नेही ऐसे हैं बेटा, जैसे वहां पे लिगेंड होते थे ना, वैसे यहां पे, जैसे कि उदाहरण साइनाइड, साइनाइड में अगर मैं देखूं, साइनाइड में अगर मैं देखूं बेटा, तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश होता है और नाइट्रोजन लोन पेयर वाला होता है। तो ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड कैसा है, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे उसके बारे में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र, ये ऋणावेश और ये लोन पेयर। अब इसी तरीके से NO2 माइनस, इसी तरीके से NO2 माइनस, NO2 माइनस, इसके ऊपर भी ऋणावेश है और इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है, दोनों में से कोई एक भी दान आराम से कर सकता है। इसी तरीके से और दान देख लो, NH2OH, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी यहां पर लोन पेयर है आदि। तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन धनी, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है, ये है आपके उभयदंती नाभिक स्नेही। उभयदंती नाभिक स्नेही एकदम सिंपल सी चीज है, आराम से आप इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों, सारी बातें क्लियर हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम सब एकदम क्लियर करवा दिया मैंने। अब एक बार इन पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब गरीब आदमी, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, गरीब आदमी। तो इनमें से कौन है चारों में से जो गरीब लग रहा है आपको, या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्वालिटी हो। RNH2 ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन का भी स्ट्रक्चर पूरा है, R एल्किल समूह। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दाता होगा, तो यह नाभिक स्नेही होगा। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, तो ये तो प्योर नाभिक स्नेही ऋणावेश है। एल्कोहल, एल्कोहल में जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी नाभिक स्नेही है। लेकिन अगर आप SO3 को देखोगे बेटा, तो SO3 में क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होती है, SO3 की इस तरीके से ज्योमेट्री होती है। तो ध्यान से जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर जो जुड़ने वाले परमाणु, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, दोनों की विद्युत ऋणताएं अलग अलग है। तो जो पाई बनने के इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो किसी एक परमाणु के ऊपर आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो यहाँ पर सल्फर पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इसमें इस अणु में एक परमाणु ऐसा है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है, तो यहाँ पर ये है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम सल्फर। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ ऋणावेश, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर सल्फर ऐसा कंपाउंड है, सल्फर ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जब ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींच सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। नाभिक स्नेही अमीर लोग, ये है अमीर लोग, न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, देखो NO2 प्लस गरीब आदमी जिसपे धनावेश आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। CCl2 याद है हमने ऐसा दिखा था, कार्बिन। अगर कार्बिन की जगह, कार्बिन में कार्बन से हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दे तो उसका नाम है बेटा डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक कार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। यह एक क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है, हमें पता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन देगा, कोई स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो पाएगा। ये नाभिक स्नेही। CS मुक्तमूलक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, लेकिन थोड़ा इसमें एक्सेप्शन वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन धनी कौन है, ये वाला है, तो हमारा काम बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 एकदम क्लियर बेटा। ओके, डन है मामला। ओके, अगला कार्ब ऋणायन। एक कार्ब ऋणायन मतलब अगर कार्बन पर ऋणावेश है तो ये क्या हो सकता है, क्या यह एक क्षार हो सकता है, क्या यह एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं कार्ब ऋणायन की, तो कार्ब ऋणायन आमतौर पर ऐसी संरचना वाला होता है, यस और नो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो कार्ब ऋणायन में क्या होता है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अगर वह इलेक्ट्रॉन युग्म किसी कार्बन परमाणु को दान कर दिया जाए तो वो नाभिक स्नेही कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, यस और नो। और एक क्षार, क्षार से मतलब है यहाँ पर लुईस क्षार, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है,
अगर यह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को H+ आयन को दान कर सके तो क्या ये लुईस क्षार कहलाएगा? लुईस अम्ल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेते हैं। लुईस क्षार क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, H+ आयन। तो यहां पर इसके पास लोन पेयर है, यस, यह एक नाभिक स्नेही भी होगा और एक क्षार भी होगा। यहां पर पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना कि 1 ना कि 2, हो जाएगा आंसर 3। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि नाभिक जिस ऋणायन नाभिक स्नेही भी होता है, क्षार भी होता है, ठीक है, क्लियर? डन है क्या मामला? किसी भी ऋणायन को आप नाभिक स्नेही बोल सकते हो, क्षार भी बोल सकते हो। देखो यहां पर इस क्वेश्चन के साथ एक बात मैं यहां पर आपको लिखवा दूं, ठीक है? आपके ऊपर जो खाली स्पेस है या नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। मान लो कोई ऋणायन है, डन है क्या मामला? किसी भी ऋणायन को आप नाभिक स्नेही बोल सकते हो, क्षार भी बोल सकते हो। देखो यहां पर इस क्वेश्चन के साथ एक बात मैं यहां पर आपको लिखवा दूं, ठीक है? आपके ऊपर जो खाली स्पेस है या नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। मान लो कोई ऋणायन है, कोई भी ऋणायन है, जैसे कि यही मेरे पास एक ऋणायन है, ठीक है, ठीक। अगर यह ऋणायन हाइड्रोजन के अलावा, जैसे कि कार्बन चेन, हम कार्बनिक यौगिकों में क्या पढ़ेंगे? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऋणावेश भी देंगे तो किसी कार्बन यौगिक को ही देंगे, ठीक है, ओके। यह ऋणायन, यह जो कोई भी कार्बन ऋणायन न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म H+ आयन को दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? लुईस क्षार। क्लियर मामला? तो इसको बोलते थे हम लुईस क्षार। और यदि इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन, अब देखो यहां पे इसके ऊपर ऋणावेश है, अब ऋणावेश है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको देगा? धनावेश को देगा, ठीक है, ताकि उसके साथ ही अटैच हो सके। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन एटम को दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ओके। अगर किसी पर ऋणावेश है तो वो नाभिक स्नेही भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है। अगर वो अपना लोन पेयर सिर्फ H+ आयन को दे और उसको एक्सेप्ट कर ले तो लुईस क्षार कहलाएगा, ठीक है। अगर वो किसी अभिक्रिया के दौरान अपना ऋणावेश कार्बन को दे रहा है, H+ के अलावा, H+ को ना देकर के कार्बन चेन को दे रहा है, किसी कार्बन परमाणु को दे रहा है, H+ को ना दे रहा हो, तो फिर उसको मैं बोलूंगा कि वो नाभिक स्नेही है। अभिक्रिया को देखकर पता चलेगा, ठीक है, अभिक्रिया को देखकर पता चलेगा। जैसे कि मान लो, अभी आपको लिखना नहीं है बेटा, अभी आपको लिखना नहीं है, जैसे कि OH-, अगर OH- इस धनावेश के साथ जुड़ जाए, OH- अपना ऋणावेश इस धनावेश को दे दे, इसके साथ जुड़ जाए, तो ये नाभिक स्नेही है। परंतु यही OH- यहां जो ये H+ आयन है, देखो अगर इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो ये H+ फ्री, नहीं मैं तेरे साथ लिख लूंगा, मैं H+ को लेकर के अलग हो जाऊंगा, जल बनाऊंगा मैं तो ये हो गया लुईस क्षार। छोटी सी बात है, ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा नहीं, इसलिए मैं भी आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, वरना कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी ऋणायन लुईस क्षार भी हो सकता है और नाभिक स्नेही भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अभिक्रिया की क्रियाविधि में किसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए, ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन उभयदंती नाभिक स्नेही है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु हो, NH2H, यस, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें ऋणावेश है ऑक्सीजन पर और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये भी है, NO2- भी होता है, देखो तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो यहां तक ये सारी बातें हमने देखी, अच्छे से क्लियर कर ली, डन है क्या मामला? वेरी गुड। तो ये हमने देख लिया, नाभिक स्नेही के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया जितना हमें जानना था। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, ये भी हमने एकदम क्लियर कर दिया। अब आता है हमारे सामने इसमें अगला टॉपिक, बंध विखंडन हमने पढ़ लिया, अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होते हैं वो हमने जान लिया, और हमने ये भी जान लिया कि यार यहाँ पर ये आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप आपके दिमाग में एक अच्छी सी छवि बन चुकी होगी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, गॉट इट। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होते हैं बेटा? किसी भी अणु के अंदर ये हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जनरली 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्थायी, कुछ होते हैं स्थायी प्रभाव और कुछ होते हैं अस्थायी प्रभाव। स्थायी के अंदर आता है परमानेंट और टेम्पररी। स्थायी में होता है आपके प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा अनुनाद, ये स्थायी प्रभाव, अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव, ये सब स्थायी प्रभाव है, या में होंगे अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। अगला अतिसंयुग्मन, ये 3 स्थायी प्रभाव होते हैं। चौथा अस्थायी होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो एक बार इनको लिख लो अच्छे से, फिर सबसे पहले हम रिंग डालेंगे प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव, अच्छे से उसको समझेंगे, बढ़िया सारी बातें जानेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेप्थ में जाएंगे, और आपको सारी चीजें ढंग से समझनी है बेटा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप एक बार पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना, अगर आप ऑर्गेनिक समझना चाहते हो तो, क्योंकि आपके इसमें विद्युत वाला कॉन्सेप्ट बार-बार काम आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जरूर रिवाइज कर लेना, ओके। और थोड़ा सा सहसंयोजक बंध, अतिव्यापन वगैरह ये वापस से रिवाइज कर लेना, संकरण, अतिव्यापन, सिग्मा बंध, पाई बंध, ये चीजें आप रिवाइज कर लेना, आपकी ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें विद्युत के बारे में कैसे पता चलेगा, आकार के बारे में हमें नहीं पता, तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी कमियां आपको आएगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं अगर आपने ये चीजें ढंग से पढ़ रखी है और मैंने पढ़ाई हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, आपको बस अच्छे से इनको रिवाइज करना है, बस इतना सा आपका काम है, क्लियर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम प्रेरणिक प्रभाव, तो हमें इन्हीं के बारे में जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। ये आपने कर लिया, आपको ऑर्गेनिक में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालना प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव या आई इफेक्ट, ओके। तो प्रेरणिक प्रभाव भाई साहब क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव होता है, यह प्रभाव सिर्फ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों पर लगता है,
पहली बात, यह प्रभाव सिर्फ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों पर, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों पर हमें कोई मतलब नहीं, जहां एकल बंध है ना वहीं पे लगता है, ठीक है, एकल बंधित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों पर ही लगता है, ठीक है। तो पहली बात इसमें लिख लेते हैं, यह प्रभाव सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों पर लागू होता है, ठीक है। और क्या होता है, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थापन की घटना हल्के से खिसक जाएंगे, बस यही प्रेरणिक प्रभाव है। सिग्मा, जैसे कि मान लो इधर कोई परमाणु इधर कोई परमाणु, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों परमाणु सेम होते जस्ट बीच में होते, लेकिन अगर सपोज करो मान लो दोनों में से कोई एक परमाणु अलग है, तो जिसकी विद्युत ज्यादा होगी इस बंध के इलेक्ट्रॉन हल्के से उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिसके पहले बीच में थे अब जिसकी तरफ हल्के शिफ्ट हो जाएंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और जिधर से इसकी तरफ से चले गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, बस ये इतना सा, ठीक है। यह सिग्मा बंध के सिग्मा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थापन की घटना प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। इसमें ठीक है, यह एक स्थायी प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव है। पहले कुछ बातें लिखवा देता हूं, ठीक है। यह दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों, लास्ट, ठीक है। 3 से 4 कार्बन के पश्चात यह प्रभाव समाप्त हो जाता है, 3 से 4 कार्बन के बाद यह प्रभाव समाप्त हो जाता है। पहले इतना सा लिख लो, ठीक है, इतनी छवि लिखेंगे। क्या होता है ये, पहली बात तो ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों पर लगता है, ठीक है, ओके। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के आंशिक विस्थापन की घटना होती है, स्थायी प्रभाव होता है, दूरी पर निर्भर करता है, 3 से 4 कार्बन के पश्चात ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आफ्टर 3 to 4 कार्बन एटम दिस इफेक्ट इज लॉस्ट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर कैसे हम इसको फील लाएं। तो पहले सिर्फ मैं आपको इतना बताता हूं प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न क्यों होता है, क्या कारण है इसका, इसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण बंधित परमाणुओं की विद्युत में अंतर, बंधित परमाणुओं की ईएन में अंतर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना। दूसरा, या उनके संकरण अलग होना, संकरण में अंतर। यस और नो। अब आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं यहां पर कुछ बातें लिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आपको पता है विद्युत, हमें पता है बेटा कार्बन 3 तरह के संकरण दर्शाता है, sp sp2 sp3। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा विद्युत sp कार्बन की होती है, पड़ी हुई है, फिर उससे कम होती है बेटा sp2 कार्बन की, और सबसे कम होती है sp3 कार्बन की। यस और नो, क्या ये आप जानते हैं बात। सबसे ज्यादा विद्युत इसकी होती है 3.25 के लगभग, फिर इसकी होती है बेटा 2.75 के लगभग, और एक नॉर्मल कार्बन इसकी होती है 2.5 के लगभग। ये पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। अदर एटम्स के बारे में मैं बात करूं तो आपको हाइड्रोजन की इनके बारे में पता होना चाहिए, हाइड्रोजन की होती है 2.1, ठीक है। नाइट्रोजन की होती है बेटा 3.04 के लगभग, ठीक है। फ्लोरीन की होती है 4.0, आई होप पता होगा आपको। क्लोरीन की होती है 3.16, ठीक है, 3.16, ओके। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल सी बात है। नहीं पता है दिक्कत आएगी, ओके। ऊपर से नीचे चलते हैं, विद्युतता घटती जाती है, आकार बढ़ता जाता है, पता होगा, ठीक है। ये कहानी, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात, जैसे कि अगर मैं बात करूं ईएन, मान लो मेरे पास 3 तरह के परमाणु हैं, 3 तरह के परमाणु, एक है उदासीन, एक है धनावेशित और एक है ऋणावेशित। तो किसकी विद्युतता सबसे ज्यादा होगी, इस चीज को फील करना। ये ए उदासीन वाला है, ये ए धनावेशित वाला, ये ए ऋणावेशित वाला होता है। विद्युतता की परिभाषा क्या होती थी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युतता कहलाता है। ये धनावेशित वाला है, ये उदासीन वाला है, ये ऋणावेशित वाला है। किसको इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या इस गरीब को। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये ऑलरेडी खींचा हुआ है पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है बेटा, उदासीन धनावेशित, फिर उदासीन। ये तो इसके पास तो और है भैया, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे, यार कैसे लूंगा मैं। तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखें, ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इस पर है, ये है एकदम चोर टाइप आदमी, ठीक है, चोरी करना ही चाहे, ये आराम से मिडिल क्लास वाले, ठीक है। और ये अमीर लोग जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी इकट्ठा पड़ा हुआ है। अरे भैया किसी भी टाइम पे रेड जब पुलिस की रेड पड़ती है तो इन पे पड़ती है ना, ठीक है। इन्हीं घर पे टैक्स का मामला निकलता है, नीरव मोदी घर में इतने का छापा, ठीक है। ये विजय माल्या तो विजय माल्या जैसे लोग, ये अपन जैसे लोग, और ये जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग, या उनसे भी ज्यादा गरीब लोग, तो वो अलग अलग यहाँ पर सिचुएशंस आ जाते हैं। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, धनावेशित, फिर उदासीन, फिर ऋणावेशित वाली। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया, सारी बातें क्लियर कर ली। तो आई प्रभाव 2 प्रकार का होता है, आई प्रभाव 2 प्रकार का होता है। अब इसको फील करते हैं। अच्छा रुको, यहाँ पर मैंने आपको कारण बताया ना, एक तो बंधित परमाणुओं की ईएन में अंतर होना और संकरण में अंतर होना, ये 2 कारण नोट लिखवाया। अब यहाँ पर उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण कुछ सिंपल से, जैसे कि मान लो CH3 CH2 Cl, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या इसमें प्रेरणिक प्रभाव है, क्या इस कंपाउंड में प्रेरणिक प्रभाव है। ये एकल बंधित कार्बन, ये एकल बंधित कार्बन, ये भी sp3, ये भी sp3, इधर क्लोरीन, इसकी जितनी विद्युतता है उतनी इसकी, लेकिन इधर क्लोरीन है। तो क्या इस क्लोरीन और कार्बन के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन क्या जस्ट बीच में रहेंगे, नहीं सर, जिसकी ईएन ज्यादा होगी हल्के से उस तरफ आ जाएंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव की दिशा इस तरह से जाएगी, यस और नो। क्यों, क्योंकि हमें पता है ईएन कार्बन की कम, क्लोरीन की ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बढ़िया से बता रहा हूं, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सारी बातों को समझते जाओ, अच्छे से क्लियर कर लोगे। यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों की विद्युतताओं में अंतर है, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो प्रेरणिक प्रभाव इस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे। क्लियर है मामला। अगला, अच्छा अगर मान लो यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। तो अब फील करिएगा बच्चा, यार ये एकल बंधित कार्बन है, एकल बंधित कार्बन का संकरण sp3 होता है, डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp2। तो इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जिसकी विद्युतता ज्यादा है। अभी हमने देखा था कि sp2 कार्बन वाले की विद्युतता ज्यादा है, तो इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, सेम इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई कंपाउंड मिल गया। ये डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड। संकरण हमें निकालना आता है, इसका संकरण आता है बेटा sp2, इसका भी sp2। ये एकल बंधित कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड, ये sp, ये भी sp संकरित। इतना तो मैंने सिखाया हुआ है, तो इतना तुम्हें आता होगा, लाज रखना मेरी। ओके, तो इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, जिसकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा होती है, sp कार्बन वाले की ज्यादा होती है, अर्थात इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे। तो ये हो किसकी वजह से रहा है? प्रेरणिक प्रभाव की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? प्रेरणिक प्रभाव की वजह से। क्लियर मेरी बात? ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यार, अगर मैं आपसे पूछूं ये है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में सारे कार्बन sp2 है, अभी कोई प्रेरणिक प्रभाव इसका नहीं लगा। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया CH3 समूह, तो यहां पर इस कार्बन का संकरण तो sp3 है और बेंजीन में जो कार्बन है उसका संकरण तो sp2 है ना मेरे भाई, हाँ या ना? तो बेंजीन वाले कार्बन की विद्युत ज्यादा है, तो ये बेंजीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी प्रेरणिक प्रभाव की दिशा इस तरह से आ जाएगी। दिशाएं बताना आ रही है आपको, यही काम की चीज है इसमें। हाँ जी, EF। आगे देखो ध्यान से, हर एक चीज को ढंग से क्लियर करते जाओ, अच्छे समझते जाओ, फील आती जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। देखो ये अभी sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन, sp3 कार्बन है। तो इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? एकदम सिंपल, एकदम बढ़िया से मस्त माहौल में चल रहा है, कंपाउंड एकदम बढ़िया से होले होले, धीरे धीरे समझ में आ रहा है सब कुछ एकदम बढ़िया से, अच्छे से, जीरो लेवल से। ओके, तो हम कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन वो खींच रहे हैं जिनके पास, जिनकी विद्युतता ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्रेरणिक प्रभाव इस वजह से ही लग रहा है कि या तो परमाणु की विद्युतताओं में अंतर है या उनके संकरण में अंतर है, ठीक है, जिसकी विद्युतता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उस दिशा में जाए जा रहे हैं। ये प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव दो तरह से होता है, प्रेरणिक प्रभाव दो तरीके से होता है, प्रेरणिक प्रभाव दो तरीके से लगता है बेटा। इसके दो प्रकार है, देने वाला समूह जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो अब यहां पर सारी बातें हमने क्लियर कर ली, तो अब देखेंगे इसके प्रकार। इसका प्रेरणिक प्रभाव का, प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास प्लस आई प्रभाव। इसका प्रेरणिक प्रभाव का, प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास प्लस आई प्रभाव, ठीक है। प्लस आई प्रभाव कौन से समूह दर्शाएंगे? जैसे कि देखिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन चेन है, इसमें कोई अन्य परमाणु जुड़ा हुआ है X। अगर मैं बोलूं देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, चारों की विद्युत ऋणता सेम, लेकिन इस कार्बन से कोई अन्य परमाणु X जुड़ा हुआ है, और अगर मैं बोल दूं कि यार विद्युत ऋणता ना कार्बन की ज्यादा है X से, तो कार्बन चेन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अरे नहीं मैं ज्यादा विद्युत इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो बेटा इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने लगेगा, तो यहां पर इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। यस और नो? आएगा कि नहीं आएगा? आंशिक धनावेश, डेल, डेल का चिन्ह आंशिक को बताता है, और इस पर उतना ही आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। यस और नो? आ जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये ऋणावेशित कार्बन है, ये उदासीन कार्बन है, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी? अगर कोई उदासीन है, कोई ऋणावेशित है, उदासीन वाले की ज्यादा होती है विद्युत ऋणता। तो अगर हम बात करें इन दोनों में से, अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लगेगा, क्या उतने जाएंगे क्या जितने इस X से इस कार्बन ने खींचे? नहीं, क्योंकि है तो दोनों कार्बन ही ना भाई, इस कार्बन ने इस X से खींचे, कोई अन्य परमाणु है तो विद्युत ऋणताओं में अंतर बहुत ज्यादा आएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। लेकिन ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कि चल ठीक है तू मेरे जैसा है लेकिन मैं खींचूंगा तब भी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन उतने नहीं खींचेगा। तो यहाँ पर जो डेल आएगा, ऋणावेश आएगा, पहले से कम आएगा, ठीक है। और अब ये ऋणावेश, ये उदासीन, थोड़ा ये खींचेगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, और 3 से 4 कार्बन के पश्चात ये प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप इसमें ये देखें कि यार इस X ने क्या किया, इस X ने इलेक्ट्रॉन दिया, यही है प्लस आई प्रभाव। किसका? X का। हमें प्रभाव किसका देखना है? जो चेन में अलग से जुड़ा हुआ है, वरना तो आप ऐसे देखोगे सर ये X तो दे रहा है और ये खींच रहा है। हम प्रभाव देखते हैं किसी अलग ग्रुप का जो चेन में कुछ अलग से जोड़ रखा हो, ठीक है। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब कौन प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कम विद्युत ऋणी परमाणु, कम विद्युत ऋणी परमाणु एवं एवं जिनके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, एवं ऋणावेश, देने वाले की बात कर रहे हैं, देने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवं ऋणावेशित आयन प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। क्या मेरी बात समझ में? जिन पे ऋणावेश हो वो दान करेगा, वो लेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। देखो ध्यान से, एक चीज साइड में लिख लेना, स्थायित्व, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जा रहा है, ऋणावेश बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, वो तड़पेगा और ज्यादा, और उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, उसका स्थायित्व घटता जाएगा। तो सारा प्रोग्राम स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो जो कम विद्युत नहीं है उसको खींच लिया जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, तो क्या वो और लेगा? नहीं, ले ले भाई, ले ले, आप खत्म कर, सेटल करेंगे इसको, ठीक है, हाँ है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह के उदाहरण, कौन प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा? जैसे कि देखो मैं इसको अलग अलग क्वेश्चंस करवा के आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो ध्यान से, पहले ऋणावेशित वाले लेते हैं, जैसे कि CH2 नेगेटिव, ONH नेगेटिव, ठीक है, ये इधर कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इधर O नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, तीनों पे ऋणावेश है, इस कार्बन पे भी ऋणावेश, नाइट्रोजन पे भी ऋणावेश, ऑक्सीजन पे भी ऋणावेश, दान तीनों ही करेंगे, दान तीनों ही करेंगे कि भाई तू भी मेरे से भी ले ले, मेरे से भी ले ले, मेरे से भी ले ले। लेकिन अब तीनों में से कौन समूह सबसे बढ़िया है जो कि प्लस आई प्रभाव दर्शाए? अब देखो ध्यान से, देखने का नजरिया, यहाँ कार्बन पे ऋणावेश, यहाँ कार्बन दे रहा है, यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हमको पता है विद्युत ऋणता EN वाले फंडे से हम करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की होती है। इसके पास ऋणावेश तो है लेकिन ये देंगे नहीं, इसके पास ऋणावेश है, दे सकता है, इसके पास ऋणावेश है, कार्बन है तो अच्छे से देगा। 3 दोस्त है, सबसे कंजूस आदमी है, एकदम पैसे नहीं निकल रहे इनसे, यार यार अभी नहीं है, बाद में, ठीक है, पार्टी देना यार, बर्थडे यार, क्या है पार्टी, क्या होती है पार्टी, हम तो जानते नहीं है, ये वैसे लोग हैं, इनके पास पैसे लेकिन निकल नहीं रहे। तो यहाँ पे ऋणावेश ये भी, तो सबसे आसानी से दान कौन करेगा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और कम विद्युत ऋणी परमाणु है। समझ में आया? दूसरा,
और देखो अगर मान लो O नेगेटिव और यहां पर है CO नेगेटिव, यह भी एक ऋणायन है, यह भी एक ऋणायन है, कौन सा ऋणायन अच्छे से डोनेट कर पाएगा? तो यहां पर इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो तो यहां पे भी है, लेकिन बच्चों इस ऋणावेश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पाई बंध के साथ ये संयुग्मन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, क्या इसमें संयुग्मन है? और जहां पर संयुग्मन होता है वहां रेजोनेंस लगता है, अनुनाद लगता है, हम आगे पढ़ेंगे। मतलब इसके ऋणावेश को ये डबल बॉन्ड अपने साथ संयुग्मन में रखेगा। आपका एक दोस्त है, उसके पास भी जेब में 1000 रुपए, दूसरा दोस्त है, उसके पास भी जेब में 1000 रुपए, देने में दोनों दे सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है यार मेरे को चाहिए अर्जेंट, मेरे को ना भी रिचार्ज करवाना है, कुछ करवाना है, बहाना बना रहा है, ये वाला लेना यार क्या है, ठीक है, ये देगा आराम से। यहाँ पे क्या रेजोनेंस, अनुनाद, अनुनाद के कारण ये पहले अपने घर में देगा, फिर बाद में दूसरे की सोचेगा। क्लियर? जबकि एकदम फ्री, आराम से दान कर सकता है। क्लियर हो गया क्या मामला? एकदम समझ में आ रहा है कि सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी दूसरे की फालतू बातें नहीं करेगा, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट में हुआ भूल जाओगे सब, ठीक है? ओके, अब अगला, हाँ जी, एल्किल समूह की अगर मैं बात करूं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, सामान्यतया एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, ये भी दान ही करने का काम करते हैं, ठीक है? सामान्यतः एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है? प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ओके, और अगली बात, जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनका प्लस आई बढ़ता जाएगा दान करने की, और वहां पर टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, प्लस आई प्रभाव उनका बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखो उदाहरण नंबर ए बी सी, जैसे कि मैंने लिया मेथिल, मेथिल से बड़ा लगा दिया मैंने एथिल, एथिल से बड़ा लगा दिया मैंने प्रोपिल, प्रोपिल से बड़ा लगा दिया मैंने ब्यूटिल। तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे, उनका प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। ये सुन लो, ठीक है? मेथिल से ज्यादा एथिल का, एथिल से ज्यादा प्रोपिल का, प्रोपिल से ज्यादा ब्यूटिल का, क्या प्लस आई प्रभाव, हम वही देख रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर ये है बेटा आपका मिथाइल ग्रुप, मेथिल समूह, ये है आपके पास एथिल समूह, याद होने चाहिए इनके नाम, क्योंकि नाम याद नहीं है ना फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है? और ये आपके पास ब्यूटिल समूह, इसको खोल के भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अगला, अगर आप शाखाएं बढ़ाते जाओ तो भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है मेथिल, मेथिल में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटा करके कोई दूसरा वापस से मेथिल जोड़ते जाऊं, इसका एक H कम कर दिया मैंने, एक मेथिल लगा दिया, अगली बार 2 H कम कर दिए, 2 मेथिल संग बढ़ा दिए, अगली बार तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 मेथिल लगा दिए। तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका प्लस आई भी बढ़ता चला जाएगा। ये है बेटा आपका मेथिल समूह, नाम याद होने चाहिए, मेथिल समूह। यह है आपका एथिल समूह, मेथिल को शॉर्ट में MEB बोलते हैं, एथिल समूह, इसको शॉर्ट में ETB बोलते हैं, याद रखना। यह है CH3 आइसोप्रोपिल समूह, आइसोप्रोपिल समूह, शॉर्ट में IPR, अरे IPR, आइसोप्रोपिल, ठीक है? ओके, और ये है ब्यूटिल समूह, 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्किल समूह ब्यूटिल, जिसमें ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, उसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है? 3 डिग्री, या फिर टर्ट, TERT, टर्ट ब्यूटाइल इसको बोला जाता है, टर्ट ब्यूटाइल। तो जरा देखो ध्यान से, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, तृतीयक ब्यूटाइल, नाम पता होने चाहिए, मुंह से अच्छे से ध्यान याद होनी चाहिए, अगर बोले तो तृतीयक ब्यूटिल खट, आइसोप्रोपिल खट, एथिल खट, मेथिल खट, ठीक है? दिमाग में छवि बना लेना इनकी। तो जितना बड़ा देखो, यहाँ पर ये एक समूह है मेथिल है, अब यहाँ पर मैंने इसका एक हाइड्रोजन कम करके मेथिनोल लगा दिया, फिर 2 मेथिल लगा दिए, यहाँ पर इसमें देने वाला कोई नहीं है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर एक मेथिल है, यहाँ पर इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे, इसमें तो ये ज्यादा देगा ना। क्लियर मामला? तो यहाँ पर इसका ज्यादा होगा प्लस आई प्रभाव। क्लियर है मामला? ओके, वेरी गुड। अब इसी तरीके से हाँ जी, अब हाइड्रोजन में भी अगर मैं यहाँ देखूँ, एक होता है CH3, एक होता है CD3, एक होता है CT3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। H मतलब प्रोटियम, D मतलब ड्यूटेरियम, T मतलब ट्राइटियम। ओके, तो अब इन तीनों में बात करें तो कौन सबसे अच्छा प्लस आई दर्शाएगा, CH3, CD3 या CT3? अच्छे से समझ लेना, H प्रोटियम, कोई ऐसे होंगे पता नहीं क्या है ये, ड्यूटेरियम, जिसको याद है वो ना लिखें, ड्यूटेरियम, T मतलब ट्राइटियम। हाँ जी, तो जरा देखें ध्यान से किसका प्लस आई ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, CH बंद सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा होता है CD बंद, और सबसे छोटा होता है CT बंद। तो ये कार्बन जितनी ज्यादा सप्लाई आएगी, जितना जल्दी सप्लाई आएगी, हम उतना माल डिलीवर कर पाएंगे। ये सुनो, एल्किल समूह तीनों है, तीनों प्लस आई दर्शाएंगे, लेकिन कहां से इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक है? भाई यहाँ पे बंद छोटा, फटाफट से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, यहाँ पे भी खींचे, यहाँ पे दूरियां ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचने में आएगी, ठीक है? तो ये सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा बंद होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, क्योंकि ये तीनों ट्राइटियम से जल्दी खींच पाएगा, यहाँ से थोड़ा कम, यहाँ से सबसे कम, ठीक है? तो सबसे ज्यादा इसका होगा, ठीक है? और F, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो प्रभाव 0 होता है, इसका I लगभग 0 होता है, इसको तो हम एज रेफरेंस एलिमेंट मानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, सारी बातें एकदम मक्खन की तरह हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चों? एकदम ओके। तो अब एक साथ इनका क्रम देख लेते हैं। हाँ जी, प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होता है ऋणावेशित का, CH2 नेगेटिव, फिर आता है NH नेगेटिव, फिर आता है यहाँ पर O, फिर आता है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर आते हैं आपके तृतीयक ब्यूटिल, फिर आता है आपके आइसो, फिर आता है आपका एथिल, पूरा लिखोगे इनको, ठीक है? ये यहाँ पर, ठीक है, ये तृतीयक ब्यूटिल है, ये आइसो है, और यहाँ पर CH2 CH3 ऐसे लिख दिया मैंने। लेकिन इसके बाद मेथिल आता है, लेकिन मेथिल से ज्यादा तो इनका है, ठीक है? तो फिर इसके बाद आता है बेटा आपके पास CT3, फिर आता है CD3, फिर आता है CH3, फिर से ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, और सबसे कम होता है H का तो आई प्रभाव नगण्य नहीं होता है। ये हो गया प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह, एकदम आपके सामने। क्लियर है क्या मामला? ओके, एकदम क्लियर है क्या मामला?
तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले सारे समूह आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा ऋणावेशित दर्शाएगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, तो पहले ये देंगे, फिर बाद में उदासीन वाले आएंगे। क्लियर मामला? तो ये है प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह। तो प्लस आई प्रभाव क्लियर हो गया, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह क्लियर हो गए, उनका ऑर्डर कैसे आया वो समझ में आ गया। अब देखेंगे माइनस आई प्रभाव। हाँ जी, आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। प्लस आई में क्या लिखा था हमने, बस पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। जैसे कि अगर बात करूं मैं यहाँ पर ये कार्बन चेन है मेरे पास, यहाँ पर कोई अन्य परमाणु x है, अगर मैं बोल दूं कार्बन और x में से अगर विद्युत ऋणता बेटा क्या हो, इस x की ज्यादा हो, तो क्या इस बंध के इलेक्ट्रॉन x की तरफ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर ऋणावेश आएगा, तो इसके ऊपर उतना आंशिक धनावेश आएगा, क्योंकि ये खींच रहा है तो इस पे धनावेश आएगा। अब ये कार्बन गरीब हो गया, ये उदासीन हो गया, तो गरीब वाला उदासीन से खींचेगा, इधर मेरे सोचने लगे अरे क्या कर रहा है यार, ठीक है थोड़ा सा इससे खींच लेगा, और ये वाला उदासीन ये गरीब ये खींचेगा, तो 3 से 4 कार्बन पश्चात ये प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आंशिक धनावेश भी घटता जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन यहाँ फटाफट से कम्युनिकेट हो गई, लेकिन इसकी बात यहाँ तक पूरी पहुंची नहीं। जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि मैंने तुम्हें कुछ बात बताई, मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा तुझे ना सुबह 7 बजे उठ करके मंदिर जाना है और मंदिर जाकर के वहाँ पर ये काम करना है, पूजा पाठ करनी है, ये चीजें करनी है और वापस आना है। अब तूने यही चीज अगले वाले को बोली, अरे मंदिर जाना है, पूजा करनी है, अरे मंदिर जाना है, ढोक दे जाना, तो लास्ट वाले तक और तुझे बस मंदिर जाना है, अरे तुझे बस 7 बजे उठना है, तो लास्ट वाले तक तो जाते जाते कुछ बात ही नहीं पूछेगी, अरे सर ने कुछ बोला था क्या यार, मैं आया नहीं था, सर ने क्या बोला था, अरे सर ने कुछ नहीं बोला यार, लास्ट तक तो ये हो जाएगा मामला। क्लियर मेरी बात? समझ में आ रही? समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पर है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लास्ट में जा जाते कुछ नहीं सब ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है एकदम मस्त वाली जिंदगी पीछे। क्लियर? तो ये माइनस आई प्रभाव, ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से यहाँ पर माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन दर्शाएंगे यार, ये खींच रहा है, ये समूह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यही है माइनस आई प्रभाव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब कौन खींचेगा? जो ज्यादा विद्युत हो या जिस पर धनावेश हो, धनावेश हो, ठीक है, तो धनावेशित आयन एवं अधिक ईएन वाले एटम माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। NH3 पॉजिटिव, इन तीनों में देखो नाइट्रोजन धनावेशित है, अरे नाइट्रोजन पे धनावेश है, वो तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, तो माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। तीनों के तीनों माइनस आई प्रभाव दर्शाएंगे, यस और नो? यस सर। अब तीनों में भी सबसे ज्यादा कौन दर्शाएगा, आइए चलिए उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 फ्लोरीन, 1 2 3, और इस पर है धनावेश। यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, जो भी होगा तो कार्बन ही ना, तो यहाँ पर इससे कार्बन 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 जुड़ा हुआ, इस पर धनावेश। यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन। अब काम की बात जरा गौर करिएगा, बढ़िया से सुनिएगा सारी बात, ठीक है? ओके, अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूँ सारी चीज की। ओके, यहाँ नाइट्रोजन के पास धनावेश है, लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ बेटा फ्लोरीन, और फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत नहीं होता है, यस और नो? फ्लोरीन की विद्युतता सबसे ज्यादा होती है, तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा, ये अपनी ओर खींच रहा होगा, ये अपनी ओर खींच रहा होगा। बेचारे के ऊपर पहले ही धनावेश था, तुमने और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अब तो वो भयंकर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, हाँ या ना? हाँ या ना? उसके ऊपर तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम थे, तुमने और खींच लिया तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या इसका NF3 का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा? पहली बात डन। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पे धनावेश है। अब मैं इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ तुम्हें, बढ़िया सी प्यारी सी, ठीक है? तुम्हें बढ़िया समझ में आएगी, एकदम मक्खन। सर देखो नाइट्रोजन पे धनावेश, एक बच्चे ने बोला, इन दोनों में मैंने पूछा बता किसका माइनस आई ज्यादा, तो मैंने एक बच्चे से पूछा सर नाइट्रोजन पे धनावेश दोनों में, हाँ। यहाँ पे इससे जुड़े हुए एल्किल समूह, हाँ एल्किल समूह सर प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। अभी अभी आपने बताया था एल्किल समूह सर प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इसको ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसको दूसरे से खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही बोल रहा है। और सर हाइड्रोजन का तो आई प्रभाव 0 होता है, तो हाइड्रोजन का आई प्रभाव 0 होता है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है, यहाँ तो मिल गए, तो ये वाला ज्यादा गरीब होगा, फिर ये दूसरे से खींचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ओके ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है बेटा, ये लास्ट एग्जांपल रहेगा, मीटिंग के लिए कॉल आ रहा है, मेरे को मीटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, जस्ट अभी मैं आपको पूरा क्लियर करवाता हूं। तो आपने सोचा कि यार इसका ज्यादा होना चाहिए माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव NH3 का ज्यादा होना चाहिए NR3 के मुकाबले, लेकिन 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 ऑर्गेनिक के अंदर ये छोटी छोटी बातें ही बहुत अहम है। एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं एक्सप्लेनेशन में बेटा, लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमने यहां पर निकाला है ना, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास धनावेश है, यहां कौन है? कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां पर नाइट्रोजन जुड़े हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन से भी तो पूछो वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, नाइट्रोजन से भी तो पूछो भैया उसको कहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, किस बंध से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे जुड़ा हुआ है कार्बन, तो जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन की ये होती है लगभग 3 के आसपास, 3.04 होती है, 3 ले ली, कार्बन की होती है 2.5, और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहां पे नाइट्रोजन इसकी 2.1, अंतर यहां पे ज्यादा है ना, तो अंतर ज्यादा होगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा। भाई ये नहीं दे रहा, लेकिन मैं खींच तो सकता हूं, हमने जोड़े सा रखा है, हाँ या ना? हमने जोड़े सा समूह रखा है, तो यहां पर कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर कम है, यहां पर विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा है, तो यहां खींचना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन रख के क्या करेगा, इधर देखो, तो यहां पर ये इससे खींच लेगा जबरदस्ती, तो फिर सामने वाले से कम खींचने पड़ेंगे। यहाँ थोड़ा पावरफुल आदमी है, थोड़ा 19-20 वाला मामला है, यहाँ 20 और 10 वाला मामला है, ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये उतने नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए फिर इससे आगे से खींचेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो खींचने का मामला सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, क्लियर? ओके हाँ जी। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं बढ़िया सा, NO2 साइनाइड, और यहाँ पर COH और COOH, ये ठीक है, C फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ठीक है, COOR, ठीक है। चलो ये अभी इतना 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 ये आप करके लाना, ये दोनों आप करके लाना, देखना किसका माइनस आई ज्यादा होता है बेटा, ठीक है? किसका माइनस आई ज्यादा होता है, हाँ जी ठीक है बेटा। जितना भी मैंने पढ़ाया ये समझ में आया आप सबको, जितना भी मैंने पढ़ाया ये समझ में आया आप सबको? देखो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सौरभ कुमार जी, क्या सब समझ में आया?
मेरे बहुत ज्यादा बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया एकदम? परी जी वेरी गुड बेटा, एकदम मस्त टॉपिक है, एकदम रापचिक टॉपिक है, अगर एक दिन भी क्लास मिस कर दिया, अगले दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हकीकत से बोल रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना अच्छे से, कम आया तो बेटा पहले ढंग से पढ़ना, वापस से दोबारा से क्लियर करना, ये दोनों आपको ट्राई करना, ओके? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स की क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास नहीं है, ठीक है? जो भी क्लास होगी कल होगी बेटा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।